हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और बच्चों, हम कर रहे हैं 12वीं कक्षा के मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 1 समष्टिगत अर्थशास्त्र क्या है। और इसके हमने 3 पार्ट पूरे कर लिए हैं। आज मैं लेकर आपके लिए इसका चौथा और अंतिम पार्ट। तो इस पार्ट में हम करेंगे आज समष्टिगत अर्थशास्त्र के में पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके गुण। हम बात कर रहे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण किए थे हमने। अब हम कर रहे हैं पूंजीवादी व्यवस्था के गुण। तो इसमें सबसे पहले हम गुणों में, आपको पता है कि अच्छी बातें बतानी है इनकी। तो सबसे पहले वस्तुओं और सेवाओं की विविधता होती है इसमें। पहला गुण क्या है इसका? सबसे पहला जो गुण है वो यही गुण है इसका कि वस्तुओं और सेवाएं जितनी है उनमें विविधता होगी, यानी अनेक प्रकार की मिलेंगी। पहले वस्तु लिख लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं में विविधता। पहली जो आपका इसका गुण है वो ये है कि इस अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा गुण यह है कि वह उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि जिन वस्तुओं में उपभोक्ताओं की रुचि होगी उन्हीं वस्तुओं की वो डिमांड करेंगे। उन्हीं की डिमांड करेंगे तो उन्हीं की कीमत ज्यादा होगी, और उनकी कीमत ज्यादा होगी तो उत्पादक करता उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनमें अधिक लाभांश दिख रहा है, अधिक कीमत पर बिक रही है, अधिक लाभ मिलने की संभावना है, जो उनकी मांग है। तो इस प्रकार इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं और भिन्न भिन्न सेवाएं मिलती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की। क्योंकि जब जो उपभोक्ता होते हैं उनके अलग अलग रुचि के अनुसार वो डिमांड करते हैं। नंबर 2, साधनों का उचित प्रयोग। देखिए, जो पूंजीगत गुणवत्ता उसमें पूंजी होती है वो निजी होती है, और उस निजी पूंजी में कोई भी आदमी अपनी पूंजी को बेकार में व्यर्थ नहीं करना चाहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में हो सकता है कहीं लगाई जाए, लेकिन जितने भी साधन है उनका प्रॉपर और पूरा प्रयोग करेंगे। प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूंजीवादी में उत्पादन केवल लाभ कमाने के दृष्टिकोण से ही किया जाता है। इसलिए जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उनका वो कुशलतम प्रयोग किया जाएगा, उन्हें अपव्यय बेकार नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि जहां सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो जाती है वहां पर हो सकता है कि समाज कल्याण को बात में ध्यान में रखते हुए उन वस्तुओं का प्रयोग दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अनावश्यक अपव्यय नहीं होगा। क्योंकि पूंजीवादी है, उनको अधिक से अधिक लाभ लेना है, और जिससे आदमी को वो काम देंगे या जिसको भी काम देंगे उसका कुशलतम प्रयोग वो लेंगे, जो भी उसको वेतन दिया जाएगा। नंबर 3 है काम की प्रेरणा। और इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें काम की प्रेरणा से पूंजीवादी अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति काम करने का बहुत अधिक इच्छुक होता है, प्रेरणा आती है उसे। क्यों होती है? क्योंकि उसे पता है कि जो उसकी पूंजी है उससे उसको बढ़ेगी, जो भी वो उत्पादन करे उत्पादन उसको लाभ मिलने वाला है, ये कामना होती है उसकी। इस कामना के कारण वो प्रेरित होता है इस लाभ से, और वो अधिक से अधिक काम करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कुशलतम प्रयोग करने के लिए कुशलतम प्रयोग करता है और करवाता है। निजी संपत्ति के जो स्वामित्व तथा उत्तराधिकारी के नियमों के कारण लोगों में अधिक आय प्राप्त करने और संचय करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उन्हें पता है जो इकट्ठा किएगा वो कोई और नहीं ले सकता, बल्कि उसकी औलाद, उसके उत्तराधिकारी उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वे इसमें अधिक से अधिक अपना ध्यान देते हैं, और जो काम करने की प्रेरणा उसे अधिक मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप इन अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय आय में काफी वृद्धि होती है। इसलिए जो हमारा पूंजीवादी की ओर झुकाव हुआ है,
और नंबर 4 इसके साथ साथ हमारा जो अगला पॉइंट है वह है जीवन सत्र में वृद्धि। और देखिए साथ साथ में जो लाइफ का स्टैंडर्ड है उसमें भी परिवर्तन आता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें वस्तुओं और पदार्थों में विभिन्नता होने के कारण कई वस्तु बड़े पैमाने पर उत्पादन काफी सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें कम मात्रा में बनेंगी उनके पर उत्पादन की जो लागत कारक खर्चा वो ज्यादा आएगा, लेकिन जो बड़े पैमाने पर बनेगी उनके उत्पादन काफी सस्ता होता है और इसे कम कीमत पर भी बेचा जा सकता है। इससे वो उत्पादन निर्धन व्यक्तियों तक भी उनके जीवन सत्र में वृद्धि करता है। यदि उत्पादक खर्चा ज्यादा आएगा तो बिके ज्यादा महंगी बिकेगी तो निर्धन आदमी उसको नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन यदि काफी मात्रा में बढ़ रहा है तो उसका उत्पादन खर्चा कम आएगा, खर्चा का लागत कम आने के कारण वो बिकेगी सस्ते में और सस्ते में बिकने के कारण गरीब आदमी तक पहुंचेगी और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसमें भी जीवन सत्र में वृद्धि होगी। दूसरी ओर ऊंची आय वाले वर्ग का बढ़िया और अधिक कीमतों पर मिलने के कारण पदार्थों का खरीद कर अपने जीवन सत्र को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये बड़ा अच्छा गुण है कि इसमें जीवन सत्र में चाहे वो गरीब है चाहे अमीर से भी अपना जीवन सत्र ऊंचा उठाते हैं, लाभ की दृष्टि से काम करते हैं। और जो पांचवा है इसका फायदा जो इसका गुण है वह लोचशीलता। ये इसका एक बहुत ही आवश्यक गुण है। इस अवस्था का एक बहुत ही बढ़िया गुण है कि यह लोचशील है, समय के अनुसार अपने आप को हर ढांचे में ढाल लेती है। जैसे समय होगा उसके अनुसार उत्पादक हैं वे अपने उत्पादन को आपने उसकी मांग। स्टूडेंट्स अब तक हम बात कर रहे थे गुणों इसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों की। अब हम बात कर लेते हैं इसके अवगुण यानी दोष या अवगुणों की बात कर लेते हैं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके दोष क्या है? सबसे पहला दोष तो यह कि आय तथा धन का असमान वितरण है। आय तथा धन का असमान वितरण, यही सबसे पहला इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा दोष यही पाया जाता है कि धन और आय दोनों का वितरण में असमानता होती है। यह असमानता निजी संपत्ति, स्वतंत्र प्रतियोगिता, अत्यधिक लाभ की आकांक्षा के कारण उत्पन्न होती है। जो लोग धनी है वो और अधिक धनी होते जाते हैं, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो जाते हैं, क्योंकि पैसे के बलबूते पर, पूंजी के बलबूते पर पूंजीवादी में वे लोग और अधिक पूंजी लगाकर अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और अधिक लाभ कमा करके इस पूंजी को और बढ़ा देते हैं। और जो गरीब आदमी होता है उसके पास लगाने के लिए पैसा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से उनके सहारे पर रहना पड़ता है, अपने खाने पीने का सामान लेता है, उसके अलावा उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता। उस प्रकार जो अमीरी गरीबी की खाई है वो कम की बजाय ज्यादा ही होती जाती है उसके बीच में, जिससे समाज दो भागों में बढ़ जाता है और आने वाले समय में इसके बड़े दुष्कर भयंकर परिणाम निकलने की संभावना रहती है। नंबर 2, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे आपके सामने कि आय और धन के असमान बंटवारे के कारण समाज में प्राय 2 वर्गों में बढ़ जाता है। एक गरीब समाज हो जाता है, एक अमीर समाज हो जाता है, और से 2 वर्ग होने जाने के कारण देश की आजादी है या देश की अर्थव्यवस्था है उसको बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। इस प्रकार ये इसका बहुत बड़ा एक दोष भी है कि समाज को एक साथ न लेकर के अलग अलग 2 में भाग जाता है, बट जाता है। एक आदमी के पास तो इतनी पूंजी हो जाती है कि इसका विलासितापूर्ण जीवन बिताता है, वो अनावश्यक खर्चे करता है, वो जो इसकी जरूरत नहीं वो भी खर्चे करता है और व्यर्थ में पूंजी इकट्ठी करके करता है। दूसरी तरफ कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता, भूख के कारण, कमजोर के कारण उनका शरीर खराब होता जाता है और एक गरीबी में और ऋण जाल में और दूरी से दूर चल जाता है। इस प्रकार जो उनकी अंतर की दूरी है वो दोनों के तालमेल की दूरी वो दूर ही होती जाती है। इसके बाद हमारा जो अगला है वो श्रमिकों का शोषण। नंबर 3,
इससे अगला दोष है वो है श्रमिकों का शोषण, क्योंकि पूंजीगतवाद में उन्होंने लाभ कमाने के उद्देश्य से अपना उत्पादन करना है और उन्होंने इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसका क्या स्वास्थ्य है, गिर रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, श्रमिकों को कितना वेतन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई समाज कल्याण से कुछ नहीं लेना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है। इस दृष्टि से लाभ कमाने की दृष्टि से जब वे काम उत्पादन करते हैं तो गरीबों का भरपूर शोषण करते हैं, उनसे अधिक काम कम वेतन में लेना चाहते हैं और इतनी प्रतियोगिता करते हैं कि गरीब अधिक कम मजदूरी में ज्यादा से ज्यादा काम ले सकें, उस आदमी को उस पर नियुक्त करते हैं। श्रमिकों का शोषण किसी भी पूंजीगत अर्थव्यवस्था में प्रतिरूप कहा जा सकता है। और आज का अगला पॉइंट आपका अपव्यय प्रतियोगिता। अपव्यय प्रतियोगिता क्या है कि प्रतियोगिता जो व्यवस्था का एक मुख्य लक्षण है जो वास्तविक रूप में अपव्यय है। अब अपने माल बेचने के लिए कोई भी है अपनी वस्तु को ज्यादा श्रेष्ठ दिखाने के लिए एड का सारा विज्ञापन का सारा, जो कि जरूरी नहीं है, जो कि वस्तु के अंदर लागत के साथ उपभोक्ता को देना पड़ता है वो जरूरी नहीं है। वस्तु 5 रुपए की है, एड का खर्चा लगाकर उसको 10 रुपए की परोसी जा रही है तो नेचुरली उसके 5 रुपए उससे एक्स्ट्रा बेमतलब के लिए लिए जा रहे हैं। वो अपनी वस्तु की एड खुद कर रहा है और भुगतना उसको उपभोक्ता को पड़ रहा है। तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति अपने उत्पादन को अधिकतम से अधिकतम ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए नाजायज बेकार का पैसा खर्च करके, विज्ञापनों पर खर्चा कर करके, एड पर खर्चा कर करके शोषण करता है भरपूर, और वो भुगतना किसको, आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो उत्पादन में मिलाकर के उनसे आगे ले लेना है। तो इस प्रकार इसकी सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें जो अपव्यय बिना काम का वह है अपव्यय, उसकी प्रतियोगिता बने कि वो उससे अधिक खर्चा करेगा, वो उससे अधिक खर्चा करेगा, जिसकी एड बढ़िया होगी उसका उत्पादन ज्यादा बिकेगा। इस प्रकार के खर्चे चलते रहते हैं। और नंबर 5 समन्वय की कमी। समन्वय की कमी जो अगला पॉइंट है आपका वो समन्वय की कमी। समन्वय का मतलब इस अर्थव्यवस्था में सहयोग और संगठन के अभाव के कारण उत्पादकों में कार्य में किसी प्रकार का समन्वय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी उत्पादक अपने लाभ के लिए करते हैं, तो और जो इसमें श्रमिक होते हैं वे अपने फायदे के लिए सोचते हैं, तो इस प्रकार वे आपस में समन्वय नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो मजदूर है वो सोचता है कि मुझे अधिक से अधिक मजदूरी मिले, जबकि उत्पादक सोचता है कि मुझे कम से कम मजदूरी देके ज्यादा से ज्यादा उससे काम लिया जा सके। तो इस प्रकार हड़तालें, स्ट्राइक जो दूसरे कारण हमें इसी कारण से होते हैं। क्योंकि जो मालिक हैं, कंपनी के मालिक हैं, फर्म के मालिक, उद्योगों के मालिक हैं, उनमें और मजदूरों में हमेशा ही समन्वय का भाव रहता है, तालमेल नहीं बन पाता, जिसके कारण तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपके इनसे संबंधित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष थे। कोई भी हो चीज उसके कुछ दोष भी होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं, लेकिन बाहर जैसे देश के लिए सार्वजनिक पूंजीवादी के साथ साथ सार्वजनिक होना भी जरूरी है। तो आज हम सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता की बात नहीं करके हम सिर्फ बात कर रहे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की या समाजवादी अर्थव्यवस्था की कोई बात नहीं थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई बात नहीं थी। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो एक विकसित देश के लिए आवश्यक भी है। जहां संभव हो वहां समाजवादी भी और जहां संभव हो वहां पूंजीवादी भी। तो इस प्रकार ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण और दोष थे, और इसी के साथ आपका लेसन नंबर 1 खत्म होता है और मिलते हैं आगे फिर आपको सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहे, करते रहे, बढ़ते रहे, सीखते रहे, आगे जाते रहे, सफलता हासिल करते रहे। धन्यवाद।